पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आज हम लोगों की यूनिट 3 शुरू होने जा रही है। यूनिट 3 में आपका कौन सा टॉपिक है? तो समाज में मूल्यों की प्राप्ति, यानी रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू इन सोसाइटी, विच इज़ योर यूनिट 3। ठीक, अब इसके अंतर्गत कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये सब हम लोग कंप्लीट करेंगे और दीर्घ के ही माध्यम से आपके लघु भी कंप्लीट हो जाएंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें, देखो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा होगा ना, ऐसे करके जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। एक टेस्ट आपका शाम को 4 बजे होगा आज, तो आप टेस्ट से जुड़ना ना भूलिएगा। वो टेस्ट आपका यहाँ पे नहीं होगा, एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे उस चैनल पे हम आपका रोज 4 बजे क्या लेते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। सो वैसे ही आज भी आपका टेस्ट होगा, यूनिट 1 का टेस्ट होगा आपका पेपर 2 का, ठीक, शिक्षा के समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का। तो वो देने के लिए एकदम रेडी हो जाइए, है ना। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या हैं? तो देखो, बहुत से मानव जीवन के ऐसे संकट हैं, ऐसी जैसे आर्थिक क्षति हो जाना, मान लो बाढ़ आ गई, ठीक। उसके बाद में बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जो इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, जो आपकी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। पहला आपका प्राकृतिक पर्यावरण समस्या होती है, दूसरा मनुष्यकृत पर्यावरण समस्या, यानी कि एक तो जो हो गई वो आपकी नेचुरल हो गई, ठीक है, और एक जो होती है वो मैन मेड होती है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। तो मनुष्यकृत मैम कैसी होती है और प्राकृतिक क्या होती है? प्राकृतिक की यदि बात करें तो ऐसी समस्याएं कौन कौन सी, जैसे आपकी जो अचानक से होती हैं, जैसे ईश्वरीय प्रकोप जिन्हें आप कह सकते हैं, गॉडली वृत, जैसे बाढ़ हो गई आपकी, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, चक्रवात आ जाना, है ना। बिजली जब देखो कड़कती है तो क्या होता है, अचानक से गिर जाती है तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है ना। उसके बाद में कोहरा, कोहरा से क्या होता है मैम? अब मैम कोहरा कैसी प्राकृतिक समस्या हो गई? हमने कहा क्यों, कोहरा है तो जो लोग मरीज होते हैं ना, जैसे स्नोफीलिया के, देखो उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। इसी केसेस में आप देखते भी होगे, ठंड की वजह से इतने लोगों की मौत हुई, उतने लोगों की मौत हुई। और उसके बाद में जब कोहरा ज़्यादा होता है एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, तो वो भी ये आप किसके अंतर्गत आएगा? तो नेचुरल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आपका बर्फ़ गिरना, है ना, पाला पड़ना, ओलावृष्टि, और उसके बाद में गर्म एवं शीत हवाएं का या तूफान या बवंडर आना, ये सारी चीज़ें किस में आपकी सम्मिलित हैं बोलो? तो पर्यावरणीय समस्या के अंतर्गत आती है। यद्यपि अब विज्ञान की प्रगति से इन संकटों को कम करने के या कुछ सीमा तक नियंत्रित करने की संभावना में वृद्धि हुई है, प्राकृतिक पर्यावरणीय संकटों के लिए मानवीय क्रियाएं सिद्धांत की कोई भूमिका नहीं निभाती है, किंतु अब पर्यावरणीय विशेष कुछ संकटों के लिए मनुष्य को उत्तरदायी मानते हैं। जैसे अधिक वनों की कटाई से बाढ़ एवं सूखा की घटनाओं में वृद्धि, या भूगर्भीय जल के अधिक दोहन से रेगिस्तानी क्षेत्रों में वृद्धि एवं भूकंप की समस्या बढ़ोतरी हो रही है। देखो, जो नेचुरल चीज़ें थी वो तो थी ही थी, लेकिन आखिर ऐसा होता जा रहा है दिन पर दिन, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है कि अब दिन पर दिन नई नई इंडस्ट्री खुल रही है, नई नई मकान बन रहे हैं, स्विमिंग पूल बन रहा है, वाटर पार्क बन रहा है, तो जो आपका ये वन वाला पार्ट है जिसमें आपके पेड़ वगैरह है, तो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे वनों का कटाई हो रही है, वन खत्म हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। अब देखो उसके बाद में क्या है कि इन संकटों को दैवीय प्रकोप के रूप में मानकर भी यह जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि अब किसी अमुक दुर्घटना की गंभीरता क्या है। इस उसके मापन हेतु अलग अलग घटनाओं के लिए अब अलग अलग मापनी यानी स्केल्स बनाए गए। जैसे भूकंप को किस में मापा जाता है बताओ ज़रा, कौन सी स्केल होती है? चलो एक ऑप्शन ऑप्शन नहीं देंगे, ऐसे ही बताओ, भूकंप को किस स्केल के द्वारा मापा जाता है? ये मेरा क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो। और जो बच्चे बाद में क्लास देखते हैं ना आप लोग, तो आप लोग कमेंट्स कर दिया करो, मैं आप लोगों के कमेंट्स तो पढ़ ही लूँगी कम से कम। आप ये ना सोचो कि हम तो बच गए लाइव चैट से, है ना। चलो ठीक है, चलो बताना। और अब देखो उसके बाद जलवायु परिवर्तन में भी अब मनुष्य के क्रियाकलापों को जोड़ा जाने लगा है, जिससे पाला, कोहरा एवं ओलावृष्टि जैसी भयंकर घटनाओं को मदद मिलती है। इन संकटों को दैवीय प्रकोप के रूप में मानकर भी यह जानना जरूरी है। सीधी सी बात है कि मोटे रूप से दो बातों से इनका मूल्यांकन यानी होता है। पहला कि इसका प्रभाव क्षेत्र कितना है, और दूसरा इससे कितनी जान माल की हानि हुई है। अब देखो, अभी तक आपने नेचुरल पढ़ लिया, अब ज़रा मनुष्यकृत पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हैं एक बार ये पढ़ लो।
वेट फॉर अ मिनट। देखो, इस विभाजन से हम उन बिंदुओं का उल्लेख करेंगे जो स्पष्टता किसी न किसी प्रकार से मनुष्य के क्रियाकलापों, अर्थात जो ह्यूमन बीइंग्स काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसको करने के बाद में जो उसका दुष्परिणाम निकल रहा है, जो चीज़ें क्या को रही दिक्कत कर रही हैं, जो आगे चल करके इस पर्यावरण को, इस आपके इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है ना। अच्छा बताओ, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? मैंने जब ये क्लासेस पढ़ाई है आपको बुक से, तब हमने समझाया है ना। क्यों बताओ? परि, धन, आवरण। परि का मतलब क्या बताया था हमने? चारों ओर, बताया था कि नहीं बताया था? आवरण का मतलब क्या बताया था? ढका हुआ, बताया था कि नहीं बताया था? बोलो। अब देखो, चूंकि पृथ्वी पर मनुष्य की आबादी की गति में कोई विशेष अंतर नहीं आ रहा है, यदि विकासशील देश इस और प्रयत्नशील भी है, तो अविकसित तथा अर्ध विकासशील देशों ने अपने उत्तरदायित्व का पूर्णतः निर्वाह न कर इस प्रयास को सफल होने नहीं दिया है ना। अतः समस्याओं का समाधान का अंतिम लक्ष्य अर्थहीन बन गया है। केवल भोजन पूर्ति की बात ही ले तो हम देखेंगे कि प्रत्येक 12 से 13 वर्ष में 1 अरब आबादी की औसत वृद्धि हेतु किसान उत्पादन आखिर कितना हो, यदि उत्पादन भी हो तो प्रत्येक देश के व्यक्ति तक उसे कैसे पहुंचाया जाए। इस केवल एक वस्तु की उपलब्धता से अनेक देशों की तो अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ा गई है, एवं वह देश प्रतिवर्ष निर्धन एवं अधिक निर्धन तथा बड़े समृद्ध देशों के कर्जदार हो गए। अब देखो बात क्या हुई एक्चुअल में, कि जो मैन मेड चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो सिर्फ जनसंख्या के बढ़ने से आपका क्या होगा? पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। पॉल्यूशन के साथ साथ में जब खाने की, भाई लोग बड़े होंगे, जब बता रहे हैं कि 12 से 13 साल में इतने अरब आबादी बढ़ जा रही है, तो अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो साथ में खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके बाद में हर देश तक वो भोजन पहुंचाना। इससे भाई जो भी देश वो एक दूसरे की मदद करेंगे तो मदद सीमित ही कर पाएंगे, बाकी के तो वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पैसे देंगे, तो इससे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कर्जदार हो जाएंगे। ठीक। बढ़ती आबादी के साथ देखो, वेट, पढ़ो इसको। क्या कि बढ़ती आबादी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, पहला क्या है महत्वपूर्ण पहलू? तो आबादी का बढ़ना। दूसरा क्या है कि हमने स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की है और ध्यान केंद्रित किया है। ऐसी बात नहीं है हमने हर वस्तु का दुरुपयोग किया एवं आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की लालसा की है। इससे कालांतर में वस्तुओं की उपलब्धता में तो कमी आई, बल्कि साथ में अनेक लोगों के लिए अनुपलब्धता का कारण भी बन गई है। जल विश्व में असीमित है और आसानी से उपलब्ध भी है, पर अपने गलत व्यवहार से हम उसे ठीक से उपयोग में नहीं ला पाए तथा जो कुछ भी उपलब्ध था उसे प्रदूषित होने से भी नहीं बचा सके। अतः आज पूरे विश्व में अनेक देशों में पीने योग्य पानी का घोर संकट हो गया है। वैसे हमारे पास वह तकनीक भी उपलब्ध है जिससे समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बना सकते हैं, लेकिन वह इतनी महंगी है कि इस कारण अभी उसका सोचना भी नहीं किया गया। बात एक्चुअल में ये है कि सबसे पहले अगर हम वाटर की अगर बात कर लें तो ये आपका एक इसेंशियल प्रोडक्ट है। ठीक है, नो डाउट कि वाटर बहुत है अर्थ पे, लेकिन उसमें पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है। ठीक, लेकिन जो समुद्र जल है वो बहुत अधिक है। अगर हम लोग समुद्र जल से पीने योग्य पानी को मान लो फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग भी करते हैं तो ये प्रोसेस इतना महंगा है, इतना महंगा है कि इस पर अभी विचार भी नहीं किया जा सकता है। ठीक, इस संदर्भ में दो समस्याएं विश्व पटल पर उभर कर आ रही हैं जो भावी मानव जीवन हेतु अत्यंत चिंताजनक बात है। पहली कि विश्व में प्रति व्यक्ति रहने के स्थान की उपलब्धता में संकट, यानी कि अगर एक इंसान को अच्छा जीवन यापन करना है तो उसके लिए रहने का भी जीवन संकट है आगे चल के, और फिर विश्व में पीने योग्य जल की उपलब्धता संबंधी संकट भी है। तो अतः हमें वैश्विक संदर्भ में चाहिए कि इन सभी तथ्यों पर ध्यान दें कि देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार उचित निर्णय लें जिस प्रकार का कोई वैश्विक संकट उत्पन्न ना हो सके। अब जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, जिसके घर में धन से वो परिपूर्ण है, जिसके फैमिली में पापा या दादी दादू या है ना फैमिली बड़े लोग धन से परिपूर्ण है, तो एक ड्राइंग रूम में मान लो एसी लगा है, ठीक है, तो वहाँ पे सब लोग नहीं बैठेंगे। अगर उनके पास धन है तो वो क्या करेंगे? अपने बेडरूम में भी एसी लगा देंगे, बच्चों के रूम में भी एसी लगा देंगे। अरे चलो मान लो लाइट चली गई तो थोड़े दिन ठंडापन तो बना ही रहता है ना एसी का, लेकिन नहीं, फिर वो तुरंत क्या करेंगे? जनरेटर चलवा देंगे। अरे मेरे बच्चे को तो बिल्कुल कतई गर्मी नहीं लगनी चाहिए। एक
एक फ्रिज से काम पूरे घर में चल सकता है, किचन में लगा दो 5 लोगों में एक फ्रिज आराम से काम करेगा। लेकिन नहीं, मम्मा पापा के बेडरूम में वो जो मिनी फ्रिज आता है वो रखा हुआ है, बच्चों के भी रूम में फ्रिज रखवा दिया है, उनके उसमें चॉकलेट्स वगैरह रखे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब पर्यावरण को नुकसानदेह चीज़ें हैं। अगर मान लो पैसा है और इंसान आजकल एसी नहीं लगवाए तो कहेंगे देखो कितने कंजूस आदमी। आदमी आधे ज़्यादा आदमी तो इस दुनिया में केवल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं शोशेबाजी करने के लिए लगाए हुए हैं। मतलब समाज में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए कि बताओ इनके घर में एसी भी नहीं लगा, बताओ इनके यहाँ फ्रिज है नहीं, चाहे पिए वो घड़ा का पानी, सुराही का पानी, क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि घड़ा का पानी ज़्यादा बेहतर होता है फ्रिज के पानी से। लेकिन वो लगाएंगे जरूर फ्रिज, क्यों? क्योंकि समाज में लोग क्या कहेंगे इस उससे। तो हमारा मतलब सिर्फ ये है कि जितना ज़रूरी हो, हमारा मतलब एसी हाँ बिल्कुल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक लगाओ जिससे क्या हो, सब लोग पास में भी बैठो, आराम से काम कर रहे हैं। फ्रिज की जगह अगर आपको एक की ज़रूरत है तो फिर एक ही यूज़ करो। अगर आप 4 फ्रिज लगा भी लोगे, माना कि आप सक्षम हो इलेक्ट्रिसिटी बिल देने में, लेकिन उससे पर्यावरण का नुकसान कितना हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आपकी निकलती है उससे, जिसे पूछा जाता है ना CFC गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना। तो CFC की गैस से बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे क्या होता है मैम, तो मैम आपको बता दें, ओजोन लेयर में एक छिद्र हो जाता है। अब ये ओजोन लेयर में मैम छेद हो जाएगा तो क्या हुआ, हो जाने दो। हमने कहा अच्छा ऐसे कैसे हो जाने दे, हमने कहा ये आपको सूरज चाचू दिख रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पे ये जो आपकी ओजोन लेयर है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो गोल गोल सर्कल हो गया, तो जो यूवी रेज है, अब मैम यूवी रेज क्या होता है, यूवी रेज का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज सीधे आपके हाथों में क्या होंगी, पड़ेंगी, और जब ये सीधे आपके हाथों में पड़ेंगी तो आपको हो सकता है फफोले निकल आए, हो सकता है स्किन कैंसर हो जाए, हो सकता है दाने निकल आए। अब देखो जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आप लोग क्या घर से बाहर निकलते हो नहीं, क्योंकि बोलते हो मैम रैशेज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें मानव द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उन्हीं से उत्पन्न समस्याएं हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकते हैं कि पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण हेतु आवश्यक वर्तमान दृष्टिकोण या विचारों का वर्णन करो। कि भाई अब इन समस्या जो इतनी आपने पढ़ लिया कि मैम ये प्रॉब्लम्स है, तो इनका निवारण क्या है। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ते हो आप तो बताते हो मैम इनका सोल्यूशन क्या है, वैसे इनका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं या इसको कैसे कम किया जा सकता है। आइए इस पर विचार करते हैं। तो पहला कि पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण हेतु मनुष्य को वर्तमान में आवश्यक निम्न दृष्टिकोण को रखकर कार्य करना होगा, तभी वह पर्यावरणीय समस्याओं का निराकरण एवं पर्यावरण का संरक्षण कर पाया। पहला कि पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता, यानी कि हर एक इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। साधारण जनमानस को पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराकर उनसे हो सकने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए। इन समस्याओं के निराकरण हेतु उनकी भूमिका के महत्व को भी समझाना चाहिए। स्वयं सेवी संस्थाओं के महत्वपूर्ण योगदान को समझने और समझाने की आवश्यकता है। तो एक्चुअल में ये आप कैसे कर सकते हो, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा घड़ा भरता है। ठीक, बूंद बूंद से क्या भरता है बताओ, ये आपका घड़ा भर जाता है। तो अब आप एक दिमाग लगाओ क्या, कि अगर आप ही चिप्स का पैकेट खाएं और उसको ऐसे ही जमीन में फेंक दिए, अरे आप सोचेंगे ठीक है मेरे ही डस्टबिन में डालने से थोड़े ना कोई बहुत बड़ा तोप चल जाएगा या देश का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर आप वो चिप्स का पैकेट जो आपने फाड़ा खाया उसको उठा के डस्टबिन में डाल दे रहे हैं, सो इट मीन्स कि अब देखो सामने वाला भी आपको अगर देख रहा होगा तो कहेगा अच्छा इसने डस्टबिन में डाला है, चलो हम भी डस्टबिन में डाल लेते हैं, है ना। तो हो सकता है कोई आपको देख के सीख रहा हो, कोई आपका छोटा भाई बहन दोस्त, है ना, कोई देख के सीख जाए। तो इसलिए अगर आप अपना उसमें योगदान दे रहे हैं, मतलब जब आप अपना योगदान दे रहे हैं साथ में आपसे कोई सीख रहा है, सो इट्स वेल एंड गुड। पहली बात मतलब जागरूकता आपको बढ़ानी चाहिए। मान लो कोई डाल रहा है इधर उधर गंदगी, आप उसको समझा दो ऐसा नहीं करिए, इससे ये लॉस हो सकते हैं। ठीक, अब देखो पर्यावरण के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता। पर्यावरण के क्षेत्र में हर स्तर पर उच्च अधिकारी से लेकर निम्न कर्मचारी तक प्रशिक्षित व्यक्तियों के उपलब्धता न हो पाने के कारण पर्यावरण संबंधी योजनाओं की सफल क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। उचित प्रकार से क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग भी आवश्यक है। पर्यावरण को अलग से कार्य समझकर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रत्येक विभाग के कार्यों से जोड़ना चाहिए, तभी एक सही प्रस्तुतिकरण संभव है। हर एक विभाग, ये नहीं कि टीचर डॉक्टर इंजीनियर सबके विभाग में ये होना चाहिए क्या, कि आपको पर्यावरण के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और जन जागरण की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक,
सरकार की नीति व कार्यनिधि। देखो विश्व स्तर पर सोचो लेकिन स्थानीय परिप्रेक्ष्य में काम करो। सोचो तो बहुत अल्टीमेट सोचो, जैसे बोल रहे ना सपने देखने में क्या जाता है, सपने आप हमेशा बड़े ही देखो, है ना, हो सकता है कि एग्जीक्यूट भी हो जाए। तो वही बात कह रहे हैं, सोचो विश्व स्तर पर लेकिन स्थानीय परिप्रेक्ष्य में काम शुरू करो। पता चले सोच तो रहे हो कि मैं ओजोन लेयर डिप्लेशन कम कर दूंगा और फेक चिप्स का पैकेट तुरंत खा के उसी जगह जमीन में रहो, है ना, तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। जो लोग व्हाट्सएप स्टेटस ज़्यादा लगाते हैं ना, वो ये वाला स्टेटस आज लगाएंगे और स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को। क्या स्टेटस लगाओगे आप? थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, है ना। इनके सिद्धांत का अनुसरण उचित एवं उपयुक्त है। राजनीति एवं आर्थिक पक्ष से इस क्षेत्र को बचाना चाहिए एवं मानव कल्याण तथा उनके सुखी जीवन की कल्पना को योजना का आधार बनाना चाहिए। फिर देखो पर्यावरणीय संरक्षण की यदि बात की जाए तो प्रकृति या पृथ्वी पर मानवकृत पर्यावरण की स्थिति जो भी मानव के दोषपूर्ण कृत्यों के बाद रह गई है उसे संरक्षण प्रदान किया जाए। अपरिवर्तनीय यानी नॉन रिन्यूएबल संसाधनों को कम से कम छेड़ा जाए तथा परिवर्तनीय यानी रिन्यूएबल संसाधनों को का आवश्यकता अनुसार ही उपयोग। मनुष्य को धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक परंपराओं एवं प्राचीन रिवाजों के माध्यम से सही फिर देखो कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाना बहुत जरूरी है। उन्हें यह बताना भी बहुत समीचीन है कि पर्यावरण संरक्षण से तुम्हारा और तुम्हारी भविष्य की पीढ़ी का जीवन अत्यंत निकट जुड़ा हुआ है। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्या आज आपको जैसी हवा, जैसा जल, जैसी भूमि, ये मिट्टी मिल रही है, क्या आप अपनी आगे आने वाली जनरेशन को सेम वैसी ही हवा, उतनी ही स्वच्छता वाली, उतना ही स्वच्छपूर्ण जल, उतनी ही स्वच्छ भूमि दे पाएंगे, उतनी ही चीज़ें अल्टीमेट दे पाएंगे? अगर नहीं दे पाएंगे तो ये मान के चलिए ये विषय बहुत ही विचार करने वाला है। अब पर्यावरणीय सुरक्षा क्या होती है? संरक्षित की गई स्थिति की सुरक्षा एवं उसके आवश्यक देखभाल इस पद के अंतर्गत आती है। पर्यावरण को हर स्थिति में विनाश से बचाना है तथा प्रकृति के विभिन्न विविध कार्यकलापों के आबादी गति से चलते रहने हेतु तो प्रयत्नशील करना है। वस्तुओं का सदुपयोग भी सुरक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। उसके बाद में देखो सबसे बढ़िया पर्यावरणीय सुधार के अंतर्गत कि जल स्रोतों की सुरक्षा स्वच्छता बनाई रखी जाए। जैसे अब देखो मिशन गंगा मिशन मोदी जी के उससे चला, है ना, तो क्या हुआ, बहुत फर्क पड़ा है। माइनिंग, उसके बाद में गांव के बीच बन गए डंपिंग केन यानी डंपिंग ग्राउंड्स को बच्चों के खेलने के मैदानों में परिवर्तित किया जाए। स्वचालित वाहनों का उपयोग कम किया जाए। देखो स्वचालित वाहन का मतलब ये है कि आपके पास बढ़िया, आप धनी परिवार से हैं, आप क्या किए, उठाएं बाइक, आराम से चले गए कॉलेज। अगर आप बाइक से कॉलेज ना जा करके टैक्सी का उपयोग कर लो तो क्या होगा? क्या आपको वहाँ भाई टैक्सी से उतरोगे तो क्या वो सिस्टम बहुत अल्टीमेट तरीके से लोग आपको देखेंगे? नहीं। क्या देखो, इंसान की पहचान उसके कपड़े, जूते, चप्पल, हेयर स्टाइल, सूट, साड़ी, रेड चीफ और जारा, है ना, और कौन कौन सी कंपनी होती है, लेवाइस, ठीक है, इन सब से नहीं होती है। रोडस्टर और हमको दो चार तो और याद ही नहीं आ रहे, ठीक, इससे नहीं होती। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। आप टैक्सी से जाइए, नो दिक्कत, अब लेकिन आपको तो रंगबाजी दिखानी है भाई, कॉलेज जा रहे हैं, आखिर कोई ऐसी वैसी बात है, कार से जाएंगे हम तो ये नहीं करना है। इससे पता है क्या होगा, वही टैक्सी आपको वहां तक पहुंचा देगी, उस टैक्सी ने 10 लोगों को पहुंचा दिया, है ना। अगर सोचो वही 10 लोग बाइक से जाते तो पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती कि ना बढ़ती? इसलिए जहां हो सके वहां आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, ठीक है। भूमि क्षरण रोकने की पुख्ता व्यवस्था और खेतों में पारंपरिक कार्बनिक खादों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए। फिर प्रदूषण के रोकथाम के लिए आपको क्या करना होगा? वायु, जल, भूमि, वाहन तथा ध्वनि प्रदूषण आदि से जनमानस अत्यंत प्रस्त एवं त्रस्त है, वह उपाय करने हैं जिससे भविष्य में हर क्षेत्र के प्रदूषण को रोका जा सके। अब विशिष्ट के निस्तारण की समस्या का हल भी खोजना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से यह भी प्रदूषण ही फैला रहे हैं एवं विश्व भर में मानव की चिंता के कारण बन रहा है। प्रदूषण को रोकने हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर बनाए गए कानूनों की सख्ती से अनुपालन करना एवं कराया जाना चाहिए। मान लो कोई आदमी उसको नहीं मान रहा है तो आप उस पर पता है क्या कर दो? फाइन रख दो, सीधी सी बात है। जब आप फाइन रख दोगे ना तो लोग अपने आप मानने लगेंगे। मीडिया की प्रभावी भूमिका, देखो आजकल क्या है, मीडिया का ज़माना है, आपकी पढ़ाई भी है तो देखो आप यहाँ से कर रहे हो, तो जैसे कुछ एड्स होते हैं, कुछ ब्रेक्स होते हैं, उनसे आप ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। तो
ये मीडिया आजकल बहुत अहम भूमिका निभा रही है किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को ऊपर उठाने में। अब देखिए आप MBA चाय वाले, नाम सुना होगा ना MBA चाय वाला, तो वो भी कैसे उठा, मीडिया, सोशल मीडिया ही से तो ऊपर उठ गए। ठीक, तो ऐसे ही चीज़ें हैं। अगर आप पर्यावरण के लिए कोई मान लो प्रोग्राम कर रहे हो, कोई एक्ट कर रहे हो, तो वो आप इस पर डाल सकते हो। बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण, इस पर रोक लगा दो तो समझो हम दो हमारे गिन लो वाला हाल नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने कि हम दो हमारे गिन लो, ये हाल नहीं होना चाहिए। हम दो हमारे दो वाला हाल ठीक है। ठीक है, अब देखो नगर नियोजन को महत्व, यानी नगर नियोजन में आबादी के बहुत निकट प्रदूषण फैलाने वाले उपयोग ना हो एवं हरित पट्टी यानी ग्रीन बेल्ट से नगर घिराव यह तभी संभव है जबकि नगर नियोजन को महत्व दिया जाए जो अत्यंत आवश्यक है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मनोरंजन स्थल, प्रोविजन एवं अन्य स्टोर आदि कहाँ हो, ये भी नगर नियोजन के अंतर्गत लिया जा सकता है, जिससे रहने वाले व्यक्ति पर्यावरणीय विपदाओं से अधिक दूर रहे। ठीक, अब देखो अब विशिष्टों का पुनः चक्रण, जैसे आपने सुबह एक आती होगी बोलते ना गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सूखे के लिए ये डस्टबिन प्रयोग करें, गीले के लिए ये वाला डस्टबिन प्रयोग करें, ऐसा बोलते हैं। तो वो जो सुबह उठ के आप उसमें गाड़ी में कूड़ा डालते हो, उस डब्बे में कूड़ा डालते हो डस्टबिन में, तो ये जाकर के क्या होता है, इसका रिसाइकल होता है। रिसाइकल का मतलब जैसे जो चीज़ें फिर से उसी से बन जाती हैं तो उसको बना दिया जाता है, और जो वेस्ट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। विदेशों में पर्यावरण संरक्षण हेतु अपनाए गए तरीके की नवीनतम जानकारी के विषय में आज ये बताते हैं आपको कि पर्यावरण की समस्या विश्वव्यापी है एवं अनेक देशों ने, जिनमें इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, जापान, कनाडा आदि शामिल है। इससे काफ़ी सीमा तक छुटकारा पा लिया गया है। ये विश्व तापन जैसे ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद में तेजाब वर्षा, एसिड रेन और ओजोन परत का क्षय यानी ओजोन लेयर डिप्लेशन आदि समस्याओं के समाधान हेतु विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान का सहारा लेकर प्रयत्नशील है। ऐसे देशों की कार्य योजनाओं का अध्ययन हमें लक्ष्य निर्धारण करने एवं उसकी क्रियान्वित में सहायक हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों एवं प्रसारित निर्देशों तथा सुझावों की जानकारी भी उपलब्ध करनी चाहिए। देखो कोई भी प्रोग्राम यदि शुरू होता है तो उसका अपना एक लक्ष्य होता है, ठीक है, कि हम इतने सालों में इस लक्ष्य को ग्रहण कर लेंगे। अगर वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो इट मीन्स जो आपका प्रोग्राम है, जो प्लान है, जो मिशन है, क्या है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक, तो ऐसे ही जो आपके ये भाई एक पर्यावरण, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, यानी कि इंटरनेशनली एक प्रॉब्लम है ये। सो अब देखो जिनके पास अल्टीमेट पावर है वो भैया नई नई चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। सो हम लोगों को उनकी स्टडी करनी चाहिए और उनसे भी कुछ कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। तीसरा क्या क्वेश्चन है कि आतंकवाद से क्या तात्पर्य, विश्व पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो आतंकवाद से तात्पर्य किस प्रकार का है, आइए जानते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो कि आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि अपने आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की क्षतिपूर्ति के लिए गैर सैनिक अर्थात नागरिकों की सुरक्षा को भी निशाना बनाते हैं। गैर राज्य कारकों द्वारा किए गए राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक हिंसा को भी आतंकवादी या आतंकवाद की श्रेणी का ही समझा जाता है। अब इसके तहत गैर कानूनी हिंसा एवं युद्ध को भी शामिल कर लिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि अब आतंकवाद के अंदर किसको किसको शामिल कर लिया गया। ऑप्शन ए गैर कानूनी हिंसा, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ द। तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन डी दोनों के अंतर्गत मतलब गैर कानूनी हिंसा और युद्ध भी शामिल कर लिया गया। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, आतंक शब्द से हुई, है ना। आतंकवाद ऐसे कार्य को कहते हैं, कैसे, अब ये नहीं कि मम्मी कहती है तुम बहुत आतंकवादी हो तो क्या मैम हम आतंकवादी हैं मैम, हमको क्या देश से निकाल दिया जाएगा, क्या हमको सजा मिलेगी। नहीं भाई, मम्मा ऐसे ही कह देती हैं, आप उसकी चिंता नहीं करो। आतंकवाद ऐसे कार्य को कहते हैं जिससे किसी प्रकार का आतंक फैलाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के कार्यों को जो करते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। आप आतंकवादी नहीं है, मम्मा आपको ऐसे ही कहती है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। आज आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक समस्या का रूप धारण कर चुका है जिसकी आग में सारा विश्व जल रहा है। देखो आतंकवाद हर जगह फैला है, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ना सिर्फ बॉर्डर्स पे, अपितु देखो आतंकवाद का मतलब एक ये नहीं सोचो कि सिर्फ लड़ाई ही आतंकवाद है। आतंकवाद से बहुत बड़ा तात्पर्य, जैसे मैंने आपको शिक्षा से तात्पर्य पढ़ाया था कि ना सिर्फ स्कूल, एकेडमिक, कॉलेज और जॉब ले लेना ही
शिक्षा है। अभी तो बहुत सी चीज़ें आपको हमने पढ़ाई थी। तो वैसे ही आतंकवाद का मतलब यही नहीं है कि किसी ने आपके सैनिकों को मार दिया, आपने उनके यहाँ के सैनिकों को मार दिया, बस ये है आतंकवाद। ना ना, आतंकवाद का वैसे भी अपना एक अल्टीमेट मतलब है। तो देखो, आज कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और यह आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त है। सच तो ये है कि आज यह कोई नहीं जानता कि आतंकवाद का अगला निशाना कौन एवं किस रूप में होगा। हिंसा के द्वारा जनमानस में भय या आतंकवाद पैदा कर उद्देश्यों को पूरा करना ही आतंकवाद है। वैसे तो आतंकवाद कई प्रकार के हैं, परंतु इनमें से 3 ऐसे हैं। कितने आतंकवाद है? 3 ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया त्रस्त है। पहला एक होता है, देखो, राजनीतिक आतंकवाद। दूसरा आपका होता है सामाजिक आतंकवाद। और तीसरा होता है क्या? गैर राजनीतिक एवं धार्मिक कट्टरता से संबंधित आतंकवाद। श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तान में तालिबान संगठनों की गतिविधियां राजनीतिक आतंकवाद के अंतर्गत आती हैं। जम्मू कश्मीर में अलगाव, देखो ये लिट्टे और तालिबानों की जो स्टोरी है वो बहुत बड़ी है। आप एक बार मैं आपको ऐसे कैसे बता दूं। देखो, एक बार अंकित सर ने सेशन लिया था, अंकित अवस्थी सर, है ना, अंकित भाटिया सर की बात नहीं कर रहे हम, अंकित अवस्थी सर की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसी यूट्यूब पे एक सेशन लिया था, उसमें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था और मैंने भी तभी पढ़ा था। वो बहुत पुराना है वीडियो, उन्होंने बहुत सुबह के टाइम पे पढ़ाया था करंट अफेयर की क्लास में। तो एक बार वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि उसको अगर हम अभी समझाने बैठ गए तो मान लो 1 घंटे तो लग ही जाते हैं। फिर देखो, या आप लोग सर्च कर लीजिएगा व्हाट इज श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफगानिस्तान, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही टॉपिक सर्च करना मिल जाएगा। अब देखो, जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गुटों के द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य भी क्या है? राजनीतिक आतंकवाद के उदाहरण है। जैसे अलकायदा हो गया, लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना से आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। ऐसे आतंकवाद को धार्मिक कट्टरता की श्रेणी में रखा जाता है। अपनी सामाजिक स्थिति या अन्य कारणों से उत्पन्न सामाजिक क्रांतिकारी विद्रोह को गैर राजनीतिक श्रेणी में रखा जाता है। भारत में नक्सलवाद गैर राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण है। आतंकवादी हमेशा आतंक फैलाने के नए नए तरीके आजमाते हैं। भीड़ बड़े स्थानों, रेल, बस इत्यादि में बम विस्फोट करना। देखो, आतंकवाद कैसे फैलाया जाता है? पहली बात तो बम विस्फोट करना कहाँ? ऐसी जगह जहाँ पर भीड़ क्या हो, बहुत ज़्यादा, खुद तो मरते ही मरते, साथ में कितने लोगों को लेके मर जाते हैं। रेलवे दुर्घटना करवाने के लिए रेलवे लाइनों की पटरियाँ उखाड़ देना। भाई सीधी सी बात है कि रेल में क्या है, कितने जो है पैसेंजर है, ठीक, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पटरियों को नुकसान पहुंचा दिया और रेल जैसी गई, वो क्या हुआ, इतना बड़ा नुकसान हो गया। वायुयानों का अपहरण कर लेना, निर्दोषी लोगों या राजनीतिकों को बंदी बना लेना, जैसे बैंक में डकैती डालना, ये आदि कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हैं जिनमें पूरा विश्व पिछले कुछ दशकों से क्या त्रस्त है। अब तो देखो, ये इंटरनेट का जमाना है ना, तो अब देखो हैकिंग दिन पर दिन कितनी बढ़ती जा रही है। क्या कहा मैंने? दिन पर दिन। आप जैसे फ़ोन चला रहे हो ना, आपका फ़ोन हैक हो गया, आपकी जो आईडी है उससे किसी और को देखो कैसी कैसी फ़ोटोज़ भेज दी गई, है ना, या कुछ ऐसा उसका मिसयूज़ कर दिया गया। ठीक है, तो दिन पर दिन अब हैकिंग तो भी बढ़ती जा रही है। अब ये हैकिंग क्या मैम आतंकवाद के अंतर्गत आएगा? तो जी बिल्कुल, हैकिंग भी आपका आतंकवाद के अंदर ही आएगा। पिछले कुछ दशक में पूरे विश्व में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एवं 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ, जिसे आप 26/11 के नाम से जानते हो ना, 26/11 में हुई हमला आतंकवाद को बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। वैसे तो आज लगभग पूरा विश्व ही आतंकवाद की चपेट में है, किंतु भारत दुनिया भर में आतंकवाद में सर्वाधिक त्रस्त पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। ठीक, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है इसमें, कि आतंकवाद वैश्विक समस्या के रूप में है ना। अब आतंकवाद वैश्विक समस्या के रूप में मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही परेशान है, पूरा राष्ट्र ही परेशान है। अभी तो पूरा ये कैसा मुद्दा हो गया, अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो गया, यानी इंटरनेशनली मुद्दा हो गया। आतंकवाद के दुष्परिणाम क्या है? दुष्परिणाम क्या है? देखो, जान माल की हानि होना, है ना। उसके बाद में देखो, अब क्या होता है कि जैसे बच्चे घर से निकलते हैं तो उनकी मम्मा को डर लगता है कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, है ना। ऐसे देखो, छोटे छोटे बच्चों को गायब कर देते हैं, है ना, फिर उनसे पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, उनको संगठन में शामिल कर लेते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आतंकवाद से लोगों के मन में क्या होता है, भय व्याप्त हो जाता है, वे अपने राज्य देश में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। आतंकवाद के सामने कई बार सरकार भी कमजोर दिखाई देती है, जिससे लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ जा रहा है। आतंकवाद को मुद्दा बनाकर किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। आतंकवाद के चलते लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, हजारों लाखों मासूमों की जान चली जाती है, जीव जंतु मर जाते हैं, मानव जाति एक दूसरे पर भरोसा करने में डरते हैं। एक आतंकवादी गतिविधि देखने के बाद दूसरा आतंकवादी भी पैदा होने लगता है। इस प्रकार आतंकवाद
देश समाज के लिए अत्यंत घातक घटक के रूप में हमारे सामने खड़ा है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जीवन के मूल्यों में पर्यावरणीय मुद्दों के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले प्रमुख जीवन मूल्य क्या है आपके, तो ये समझो। यदि शैक्षिक मूल्यों की बात की जाए तो उसके अंतर्गत आपके जैसे शिक्षा में नियमितता व निष्ठा, कैसे मतलब देखो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने जिस दिन से आपकी इस यूट्यूब पे क्लास लेना शुरू किया है, आप एक बार चेक करिएगा जा करके, डेली क्लास हुई है। होप सो कि कभी मेरी बहुत ज़्यादा अगर हमें दिक्कत है, मतलब हम बिल्कुल ये मान के चलो असमर्थ हैं आपकी कक्षा लेने में, ठीक है, तभी छुट्टी की है। अभी देखो कल की ही बात आप ले लो, कल भी मेरी तबीयत मान लो आप बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, ठीक। और मैंने मेडिसिन भी इसीलिए नहीं खाई थी कि कहीं निन्नी ना आ जाए हमको। अगर निन्नी आ जाती तो फिर आपका टेस्ट नहीं हो पाता। मतलब आप ये समझो कि क्या है ये नियमितता, अर्थात कंटिन्यूटी, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में और क्या कह सकते हैं, रेगुलरिटी। अपने काम में आप रेगुलर रहो, आप जो भी करो ना वो बहुत मन से करो। कुछ भी, कोई हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पढ़ाई मन से करो, कोई भी काम। जैसे मान लो लड़कियों से मेरी एक वो है, कभी भी आप भोजन बनाओ तो जब आप बहुत मन से भोजन बनाओगे ना, उसका टेस्ट ही बहुत अलग आएगा, बहुत अल्टीमेट आएगा। सब लोग कहेंगे अरे वाह आज की सब्जी किसने बनाई थी। और लड़कों से भी यही अपेक्षा है कि कोई भी काम आप करने जाओ, है ना, कुछ भी, तो बहुत मन से करो, बहुत नियमितता से करो। तो यही है आपके शैक्षिक मूल्य। शैक्षिक मूल्य के अंतर्गत शिक्षा, आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। मैम मान लो क्लास लेना बंद भी कर दें किसी कारणवश, लेकिन आपको उसी टाइमिंग पे पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि उस टाइम पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो फेसबुक इंस्टाग्राम। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता, स्वास्थ्य प्रतियोगिता की भावना, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, छात्रों की सृजनात्मक का पोषण। उसके बाद में देखो नैतिक मूल्यों की यदि बात की जाए तो नैतिकता भी हमने आपको कल ही पढ़ाई है, आपके मॉरल वैल्यू, ईमानदारी, त्याग, जैसे वाली स्टोरी पढ़ाई थी ना तो उसमें आपको ईमानदारी ही सीखने को मिला था। और नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, निष्ठा, करुणा, दया और नम्रता। ये क्या लिखा हुआ है, नम्रता लिखा हुआ है, ठीक। सामाजिक राजनीतिक मूल्यों के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो देखो भाई सामाजिक राजनीतिक की यदि बात की जाए तो उत्तरदायित्व की भावना, सामाजिक दायित्व, आदर्श नागरिक, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा, मानवतावाद, सामाजिक संवेदनशीलता, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास। फिर वैश्विक मूल्यों की यदि बात की जाए तो स्वतंत्रता हो गया, न्याय हो गया, अवसर की समानता, दासता उन्मूलन, संप्रभुता का सम्मान। वैज्ञानिक मूल्यों की बात की जाए तो वस्तुनिष्ठता, सृजनात्मक सोच, तथ्यपरकता, तर्कयुक्तता और ज्ञान के प्रति उत्सुकता। सेम वैसे ही अगर ये आप लोग क्या करोगे, याद कर लेना। क्या, जैसे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, बहुत ध्यान से पढ़ो तो यही याद हो जाएगा। अगर सांस्कृतिक मूल्य की बात की जाए तो सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखना, मतलब जैसी विरासत हमें मिली है वैसे ही हम उसको बनाए रखें और आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हम उसको वो चीज़ें वैसे ही क्या कर पाएँ, प्रदान कर पाएँ। फिर देखो प्राचीन संस्कृति के प्रति सम्मान होना चाहिए, संस्कृति का हस्तांतरण। पर्यावरणीय मूल्य की यदि बात की जाए तो पर्यावरण के प्रति सहिष्णुता, पर्यावरण के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के साथ साथ वन संरक्षण, वन्य जीवों के प्रति दया, ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। ये सब क्या है, ये सब थे आपके वैल्यूज़, जिसे आप क्या कहेंगे, मूल्य, ठीक। अब वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दे एवं मानवीय मूल्यों पर प्रभाव। 130 करोड़ से अधिक आबादी के, 133 करोड़ बोलते हैं ना अब तो आबादी के साथ भारत वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन से आगे निकलने को तैयार है। मतलब बस हम लोग रेस में बहुत जल्दी ही हैं, पहुंचने वाले हैं उनके बराबर एकदम। लेकिन हम लोगों में और उनमें अंतर ये है कि जो अपनी जनरेशन है ना, जो अपने भारत देश की जनरेशन है ना, वो कैसी है, यंग है ना। ये क्या है, नवयुवक जो होते हैं ना, वो हैं हम लोगों क्या। और जो चाइना की यदि बात हम लोग वहाँ से कंपेयर करते हैं तो वहाँ की जो जनरेशन है वो यंग से कंपैरिजन में क्या है, कम है। मतलब वहाँ पे जो यंग का रेशियो है वो कम है और अपने यहाँ का ज़्यादा है, ठीक। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण एवं प्रभाव। तो वायु प्रदूषण भारत को प्रभावित करने वाली सर्वाधिक बुरी विपत्तियों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की यदि रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो 2040 तक देश में वायु प्रदूषण के कारण 9 लाख मौत व व्यक्ति के औसत जीवन लगभग
15 महीने में कमी आ सकती है। जैसे बोलते हैं ना कि पहले के लोग 90 साल जी जाते थे, 95 साल जी जाते थे, 110 साल के होके मरते थे। अब का डेथ रेट क्या है, 80-85 साल आदमी जी जाए। तो इसी तरीके से 15 महीने और कम, 15 महीने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 साल कुछ महीने, 1.25 साल हम लोगों की एज और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। औसत जीवन की बात की गई यहाँ पे। 2016 के पर्यावरण सूचकांक की रैंकिंग में भारत 180 देशों में 141वें स्थान पर है। यह दिखाता है कि हमारे मूल्य आज इतने कमजोर हो रहे हैं कि कारण पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता का क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। भूजल स्तर पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव, यह भी हम आपको सब पीछे क्लियर कर चुके हैं। प्लास्टिक का अत्यधिक क्या होना, प्रयोग होना। एक मिनट देखो, ये पॉइंट पढ़ो जरा कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है। फिर तो पॉलीथीन पे बैन लगा नहीं कि सब लोग सरकार को दोषी ठहराने लगे, जबकि आप अपनी जिम्मेदारी नैतिक मानो कि ये मेरा एक है अपना सीन कि हम जब भी घर से जाएंगे तो झोला लेकर के जाएंगे, है ना, पेपर बैग लेकर के जाएंगे। अंकल अगर पन्नी दे भी रहे होंगे तो हम उनसे कह देंगे नहीं चाहिए भाई। फिर देखो 2010 में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की वार्षिक उपयोग 8 किलोग्राम होगा। पता है क्या, 1 साल में आप 8 किलोग्राम पन्नी यूज करते हो। बोले मैम हम तो नहीं करते। अब वो पूरे उसका कवर किया जाता है ना, यह 2020 तक 27 किलोग्राम हो जाएगा। 2020 जो आपका ये निकल गया, इसमें ये रेशियो क्या हो गया है, 1 साल में एक व्यक्ति कितने किलोग्राम पन्नी यूज कर रहा है, तो बताओ 27 किलोग्राम हो गया है। इसका अत्यधिक उपयोग हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। कचरा निपटान और स्वच्छता का एवं प्रभाव के लिए देखो 2014 में जारी थी क्या, इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 130 मिलियन परिवारों के पास शौचालय नहीं थे। 72% से अधिक आबादी खुले में शौच करती थी। इससे रिलेटेड देखो मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई है, जिसके तहत ये सब चीज़ें भी, इन पर जो है विशेष ध्यान दिया गया। फिर ऐसे जैव विविधता पर प्रभाव देखना है आपको। और आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये फिलहाल ये हम आपको करवाएंगे अब कल, और यहीं से करेंगे अपने सेशन को एंड। उसके बाद में मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे बहुत सारे, आप वहाँ से प्लेलिस्ट से जा करके क्लास कर सकते हैं। और हाँ, जो बच्चे 4 बजे टेस्ट में नहीं जुड़ते हैं उनकी हम लंका और लगा देंगे। 4 बजे टेस्ट में चुपचाप से आ जाना। आज आपके पेपर 2 का यूनिट 1 का टेस्ट होगा, ठीक है। 50 से 60 क्वेश्चन करवाएंगे, तो टेस्ट में जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बाकी आप हम अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और दूसरी बात ये है क्या कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। साथ में चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। और थैंक यू फॉर कमिंग इन द क्लास। सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन लाइव टेस्ट, ओके।